Hello everyone and welcome to another video. In today's video, we'll be discussing the concept of prospectus under the Companies Act 2013. If in general terms I talk about the word prospectus, अगर मैं उसे सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो जब भी आप किसी बच्चे का एडमिशन एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन में करवाते हैं तो आपको उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द कोर्सेज दे आर ऑफरिंग, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उसी सब जानकारी को पाने के लिए आप स्कूल से बार बार उस चीज़ के बारे में नहीं पूछते, रैदर दैन स्कूल आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे हम सिंपल शब्दों में ब्रोशर कहते हैं। उस ब्रोशर में स्कूल के सारे कोर्सेज की जानकारी, क्या क्या वो कोर्सेस ऑफर कर रहा है, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, और वो सब करने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि आपके बच्चे का भविष्य उस इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद कैसा होगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी। उस ओवरव्यू को जानने के बाद जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं। तो इसी को अगर हम प्रोस्पेक्टस टर्म से रिलेट करें तो जनरल शब्दों में प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। Generally, like prospectus roughly means to forecast and to originally outline something that didn't yet exist, describing what it would become. A prospectus with regard to a firm or a company means a preliminary printed statement that describes an enterprise and that is distributed to prospective buyers, investors, or participants. Where a company intends to issue a public appeal for subscription of its shares or debentures, it is essential for it to issue a prospectus. Section 25 of the Companies Act 2013 requires that no application for shares or debentures of a company can be invited unless the appeal is accompanied with a prospectus. जैसा कि मैंने आपको एक स्कूल के एग्जांपल से समझाया कि स्कूल जब अपने कोर्सेज ऑफर करता है, वो चाहता है कि बच्चे उनके स्कूल में एडमिशन लें, तो उसके लिए वो एक ब्रोशर इशू करता है सारी डिटेल्स के साथ। वैसे ही जब एक कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करें, तो उसके लिए उन्हें इशू करना होता है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कि उनकी कंपनी की सारी डिटेल्स, क्या शेयर्स क्या हैं, कहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, वो किस चीज़ में आना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, उनको ये चीज़ पता चले, उस रिगार्डिंग वो एक प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है जिससे इन्वेस्टर्स, बायर्स को एक आइडिया मिलता है कि व्हाट दे आर गेटिंग देमसेल्व्स इनटू। यही प्रोस्पेक्टस रफली मीन करता है रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम उसकी सेक्शन वाइज डेफिनेशन देखें जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है तो वो कुछ इस तरह है। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस as defined in section 2 subsection 70 of the Companies Act 2013. Prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 or shelf prospectus referred to in section 31, or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. Now we'll move on to types of prospectus. प्रोस्पेक्टस को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीसरा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस और चौथा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो as per section 31 of the Companies Act 2013, shelf prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without issue of further prospectus. अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो in the process of going public for the first time, a company issues shares through an initial public offering to raise funds. Conversely, a company that is already publicly traded can raise funds by selling bonds. Any company seeking to raise funds publicly must file a prospectus with the market regulator. हमारी कंट्री में मार्केट रेगुलेटर क्या है तो वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। A company issuing bonds is required to file a shelf prospectus. The prospectus will encompass comprehensive information about the issued bonds, including crucial details such as prices, maturity dates, and more. It serves as a dual purpose as a legal document and a marketing tool for the bonds. The difference between a full-fledged prospectus and a shelf prospectus is that in a shelf prospectus, issuers can sell securities publicly without having to write or file a prospectus for each issuance.
तो मेन डिफरेंस जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एक फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस के बीच में होता है कि आपको इस प्रोस्पेक्टस को बार बार इशू नहीं करना पड़ता। आप जितनी बार भी शेयर्स इशू करेंगे उतनी बार आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, लेकिन शेल्फ प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट में आप जितनी बार भी इशू करें आप उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप बार बार इशू कर सकते हैं और उसी प्रोस्पेक्टस को हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। Thus, there would be one prospectus that would be used for numerous issuance offerings, which would be used or future issuance offerings. तो ये हमारा हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब इसके अंदर हमने एक शब्द पढ़ा इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग अगर हम उसे देखें तो बॉन्ड इन कंपनी मींस एनी श्योरिटी बॉन्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट इशूड एट द एप्लीकेशन और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज। ये बॉन्ड शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया फॉर योर ओन क्लैरिटी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। As per section 32 of the Companies Act 2013, red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein. अब ये तो हो गई सेक्शन की डेफिनेशन, पर जैसा कि मैंने आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस को सिंपल शब्दों में समझाया, वैसे ही मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को भी आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। उसके लिए आइए देखते हैं। A red herring prospectus is a type of preliminary prospectus that a company files with the Securities and Exchange Board of India before offering its securities for sale. It is called a red herring because it contains a disclaimer in red ink stating that the information in the document is not complete or final. जहां तक अभी हमने पढ़ा, अगर हम वहीं तक समझने की कोशिश करें तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरीके का प्री एलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है। ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये आपको सिर्फ स्पेशल पर्टिकुलर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है जो आपके लिए सफिशिएंट होगी समझने के लिए कि आप किस चीज में उतरने जा रहे हैं। उसी प्री एलिमिनरी डॉक्यूमेंट को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब ये जो रेड हेरिंग जो लिखा हुआ है ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर्स लिखते टाइम रेड इंक का उपयोग किया जाता है और ये एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होता है, ओनली कंटेनिंग स्पेशल पर्टिकुलर्स अबाउट द कंपनी। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक एंड ऑफर इट्स शेयर्स फॉर सेल to the public, it must file a registration statement with the SEBI. As part of the registration process, the company must also file a red herring prospectus that contains information about the company, its business, and the securities being offered. The red herring prospectus is not a final prospectus and does not contain the final offering price or the number of shares being offered. Once the SEBI approves the registration statement, the company can then file a final prospectus that contains all the necessary information about the securities offering. तो फाइनल पैराग्राफ से हमने ये समझा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता। फाइनल प्रोस्पेक्टस जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी पूरी हो जाती है कंपनी की, उसके बाद वो एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें शेयर्स का प्राइस, सारी चीजें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करते हो वो सब फिर आप फाइनल प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हो तब उसके अंदर वो डिटेल्स आप इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं तो वो है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। As per section 2 subsection 1 of the Companies Act 2013, abridged prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulations in this behalf. Now this again is the definition as per Companies Act 2013. If we have to study it in a simpler way, तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए एक चीज लिखी हुई है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। The abridged prospectus is a summary of a prospectus. तो इसी सेंटेंस से the first sentence in itself says a lot of things. तो abridged prospectus किसी भी चीज का abridged वर्जन आप देखेंगे तो वो इसका एक समराइज्ड वर्जन होता है। अगर एक पूरी चीज होगी तो उसमें से कुछ चीजें छाट के अगर हम उसकी एक समरी बनाना चाहें उसी को हम उसका एक एब्रिज्ड वर्जन कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस का भी जो समराइज्ड वर्जन होता है उसे हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं।
An abridged prospectus contains all the information of the prospectus in brief so that it should be convenient and quick for an investor to know all the useful information in short. Section 33, subsection 1 of the Companies Act 2013 also states that when any form for the purchase of securities of a company is issued, it must be accompanied by an abridged prospectus. Now moving on to the next type, deemed prospectus. As per section 25 subsection 1 of the Companies Act 2013, when any company to offer securities for sale to the public allots or agrees to allot securities, the document will be considered as a deemed prospectus, though through which the offer is made to public for sale. The document is deemed to be a prospectus of a company for all purposes, and all the provisions of content and liabilities of a prospectus will be applied upon it. अब यहाँ पे कंपनी फॉर्मली तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, पर वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसके अंदर वही डिटेल्स जो मिलेंगी आपको जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर मिलती हैं। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जब जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को ऑफर करती है टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जब कंपनी इशू करती है एंड दे आर नॉट कॉलिंग इट अ प्रोस्पेक्टस, देन इट विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसे प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। A deemed prospectus, as this name suggests, is deemed to be a company's prospectus. In simple terms, this is a detailed legal document which contains all information regarding stocks, shares, or securities that a company offers to the public. This idea of a deemed document is only relevant when a company intends to sell shares through an intermediary in order to avoid SEBI guideline compliance. These intermediaries can be an issuing agency or a merchant bank. अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कब होता है, जब आप जो अपने शेयर्स हैं ऑफर करते हैं टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, बट आप खुद नहीं, यू ऑफर देम थ्रू एन इंटरमीडियरी। और क्यों? टू एस्केप द सेबी गाइडलाइंस, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका कंप्लायंस करना पड़ता है। कभी कभी कुछ स्थिति में जो कंपनीज होती हैं वो खुद इशू ना करके वो किसी मर्चेंट या सब्सिडरी के थ्रू इशू करवाती हैं। उस स्थिति में जो वो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं, पर उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरियाज क्या होते हैं आगे हम देखते हैं। अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस सर्व्स एज एन ऑफर फॉर सेल फॉर पब्लिक ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड ईदर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन से हैं वो क्राइटेरिया? एन इंटरमीडियरी मेड ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरी, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इंटरमीडियरी के थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है तो उस इंटरमीडियरी को पब्लिक को वो सेल 6 months के अंदर ऑफर करने, और वो 6 months जब हमने इंटरमीडियरी को वो चीज दी, उस चीज होने के 6 महीने के अंदर इंटरमीडियरी को शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करना है। 6 months का उनके पास टाइमलाइन होता है। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया आता है the company that allotted its shares to the intermediary has not received any consideration for the same until the date on which intermediary made offer for sale. This is the second criteria. ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी हैं, तभी डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो है वो उसे एक ऑफर फॉर सेल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस के बारे में चलें तो जैसा कि हमने डेफिनेशंस से भी समझा और जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, तो उससे जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रोस्पेक्टस के निकल सकते हैं वो ये हैं। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज, एंड द इन्विटेशन में रिलेट टू शेयर्स और डिबेंचर्स। मस्ट बी इश्यूड टू द पब्लिक से आप क्या समझते हैं? तो उसके रिगार्डिंग द prospectus of a company may be said to be an advertisement through which the company invites public to purchase its shares or debentures. The forms for purchase of shares or debentures cannot be issued by the company unless an advertisement in the form of prospectus is issued and published in the newspaper. In view of the high cost incurring on the advertisement of detailed prospectus, the concept of abridged prospectus was introduced in the Company Law by Companies Amendment Act 1988. In which only the broad features of the prospectus were required to be stated in brief.
A document to be prospectus must be issued to the public and the provisions of the act are not attracted unless the prospectus is issued to the public. Section 42 of the Companies Act 2013 makes it clear that the term public includes any section of public whether selected as members or debenture holders of the company concerned. So किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस होने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो किसके लिए इशू कर रहे हो? फॉर द जनरल पब्लिक. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टस. आगे बढ़ते हैं. However, an issue shall not be deemed to be public if it is directed to a specified person or it is not calculated to result in the shares or debentures becoming available to other persons. कब पब्लिक नहीं माना जाएगा? तो ये दो स्थिति हैं जहां पे उनको इशू टू द जनरल पब्लिक नहीं माना जाएगा. Thus, if a private company after increasing its share capital allots new shares declined by its members to persons approved by the directors, the offer so made shall not be regarded as one made to the public. इस स्थिति में जब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा के नए शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड किए गए पर्संस को जब अलॉट करती है, यहाँ पे वो जनरल पब्लिक को नहीं अलॉट कर रही है, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स ने स्पेसिफाइड पर्सन जो अप्रूव किए हैं उनको अलॉट कर रही है बाय इंक्रीजिंग देयर शेयर कैपिटल. और कौन कर रही है? प्राइवेट कंपनी. तो ऐसी स्थिति में इस इशू को मेड टू द जनरल पब्लिक नहीं माना जाएगा. व्हेन प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड. कब प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है? So, as per section 26 of the Companies Act 2013, the issue of prospectus is not necessary in the following circumstances, even though the shares are offered and application forms issued to the public by the company. कौन कौन सी स्थिति है? तो 5 पॉइंट्स है जहां पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है. Where a person is a bona fide invitee to enter into an underwriting agreement with regard to shares or debentures. Where shares or debentures are not offered to the public. ये सिंपल इंग्लिश है इसलिए मैं इनको ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं या फिर हिंदी में नहीं समझा रहा हूं. दिस इज सिंपल, सीधी सटीक शब्दों में लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ आ रहा होगा. तो इसलिए मैं जैसा मैंने लिखा है वैसा ही मैं पढ़ रहा हूं उसे. सो वेयर अ पर्सन इज अ बोनाफाइड इनवाइटी टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू शेयर्स और डिबेंचर्स, वेयर शेयर्स और डिबेंचर्स आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, where the shares or debentures offered are in all respects uniform with the shares or debentures already issued and quoted at a recognized stock exchange, where the shares or debentures are offered to the existing holders of shares or debentures respectively, where a prospectus is published as a newspaper advertisement. It is not necessary to specify the contents of the memorandum or the names etc. of the signatories to the memorandum or the number of shares subscribed by them. तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जहां पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना, किसी भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं होता. आगे बढ़ते हैं. तो मैटर्स क्या क्या आप प्रोस्पेक्टस में स्टेट करेंगे? सो एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, prospectus should contain the following matters. अब ये एक लिस्ट दी गई हुई है, टोटल पॉइंट्स इसमें 14 है. मैं आपकी स्क्रीन पे इस लिस्ट को दिखा रहा हूं. यही वो लिस्ट है जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक कंपनी को इंक्लूड करना जरूरी है. इन मैटर्स को, इन्हीं मैटर्स को देख के जो पब्लिक है दे विल सेटिस्फाई देमसेल्व्स विद द नॉलेज रिगार्डिंग द कंपनी कि वो उस कंपनी की शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहती है या नहीं. सो इन चीजों को लिखना एक रिक्वायरमेंट हो जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, ताकि आपको प्रोस्पेक्टस एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग योर कंपनी बन सके. तो ये एक लिस्ट है 14 पॉइंट्स की, ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख रही है. आप इसे एक बार पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा. बिकॉज ये एक जस्ट एक लिस्ट है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर कि कंपनी के क्या क्या चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस के अंदर. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. As per section 27 subsection 7, no prospectus shall be issued by or on behalf of a company or in relation to an intended company unless on or before the date of publication there has been delivered to the registrar for registration a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his agent authorized in writing. It must accompany the following documents.
क्या क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट साथ में प्रोस्पेक्टस के? सो द कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट इफ हिज रिपोर्ट इज टू बी पब्लिश्ड इन द प्रोस्पेक्टस, और a copy of every contract relating to the appointment or remuneration of managerial personnel. तीसरा, a copy of every material contract not being a contract entered into in the ordinary course of business of the company, entered into within 2 years of the date of issue of prospectus. चौथा, a written statement relating to the adjustments if any in respect of figures of any profits or losses and assets and liabilities. पांचवा, the consent in writing of the person if any named in the prospectus as auditor, legal advisor, attorney, solicitor, issue house banker or broker of the company to act in that capacity. छठा, the consent of director in respect of new directors if any named therein. And सातवां, a copy of the underwriting agreement if any should also be filed along with the prospectus. So ये लिस्ट थी जहां पे आपको और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला जो आपको प्रोस्पेक्टस के साथ फाइल करना जरूरी है. दीज डॉक्यूमेंट शुड अकम्पनी द प्रोस्पेक्टस व्हाइल इशूइंग द प्रोस्पेक्टस. आगे बढ़ते हैं. अब बात करें, अगर आप प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी चीज लिखना छोड़ देते हैं या फिर फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट यानी कि गलत तरीके से फ्रॉड के आशय से आप कुछ गलत लिख देते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी आपको कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई हैं. पहले अगर हम ओमिशंस की पनिशमेंट के बारे में बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एनी ओमिशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस ऑफ दोज मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एज पर सेक्शन 26 shall render the director or any other person responsible for the issue of prospectus liable to a fine not less than 50,000 rupees, which may extend to 3 lakh rupees. In addition to this, the director or the official concerned may also incur civil or criminal liability for non-disclosure. तो जैसा कि आपने सामने देखा, ओमिशंस करने के लिए जो पनिशमेंट सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग आपको जो फाइन है वो 50,000 से 3 लाख रुपए तक का हो सकता है. ये आपको कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो सीवियर ही होगी, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस एट लार्ज. बिकॉज आप जब शेयर्स इशू करते हैं, यू आर इशूइंग इट टू द जनरल पब्लिक, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. आप कई लोगों का आपको अपने शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है सिक्योर करने की एक कंपनी की ड्यूटी होती है. और चूंकि आप प्रोस्पेक्टस में अगर गलत इंफॉर्मेशन या फिर कोई ओमिशन कर देते हैं, उससे जो आपके शेयर होल्डर्स है और जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को एक एडवर्स इफेक्ट मिलता है, जिसके कारण ही इस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं उन्हें काफ़ी सीवियर दिया हुआ है, जिससे कि एक कंपनी ये गलती ना करे और कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करते समय हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखे. आगे देखते हैं. However, in the event of omission to disclose the nature and extent of a director's of promoter's interest in the promotion of or property acquired for to be acquired by the company, no director or other person shall incur liability unless it is proved that he had knowledge of the matters not disclosed. आपको अगर डायरेक्टर को लाइबल बनाना है इस चीज़ के अंदर, तो अगर डायरेक्टर ये डिफेंस लेता है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर अगर लाइबल, आपने डायरेक्टर को भी लाइबल ठहराया है उस चीज़ के लिए, और अगर डायरेक्टर ये शो कर दे कि ही हैड नो नॉलेज कि प्रोस्पेक्टस के अंदर उस चीज़ का ओमिशन है, या और दूसरी चीज़ वो सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी, उसको ये भी शो करना पड़ेगा कि उसने कोशिश की इस बारे में जानने की, बिकॉज एज ए डायरेक्टर इट इज हिज ड्यूटी कि वो सारी चीज़ों को चेक करे और सारी चीज़ों को समझे, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी का वो डायरेक्टर है, और अगर उसकी बिना जानकारी के ये सब काम हो रहे हैं तो एक तरीके से ये उसकी इग्नोरेंस या नेग्लिजेंसी बोल लीजिए. तो यहाँ पे अगर वो डिफेंस लेता है कि मुझे नहीं मालूम था, तो उसको ये भी शो करना पड़ेगा कि उसने मालूम करने की एटलीस्ट कोशिश तो की थी, पर उसे नहीं मालूम पड़ पाया किसी कारणवश, और जो उसकी गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो डिफेंस ले सकता है. आगे चलते हैं. पनिशमेंट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन. तो अगर क्रिमिनल, यहाँ पे दोनों चीज़ों आपको दिखेंगी, क्रिमिनल पनिशमेंट भी और सिविल पनिशमेंट भी. अगर हम क्रिमिनल पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट किसी पर्सन ने लिखी है जो कि ऑथराइज था प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, वहाँ पे उसको सेक्शन 447 ऑफ द एक्ट यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी
पहला तो है imprisonment for a term which may not be less than 6 months but which may extend to 10 years, and fine which shall not be less than amount involved in the फ्रॉड होते दौरान जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है, जो जिस अमाउंट के संबंध में फ्रॉड हुआ है, उतनी राशि का फाइन मिनिमम, बट विच में एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। तो जो राशि इन्वॉल्व थी फ्रॉड करते टाइम उतनी राशि मिनिमम और उसी राशि का 3 गुना 3 times मैक्सिमम, ये फाइन के रिगार्डिंग हो गया। तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 10 साल, और जो फाइन है नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड बट विच में एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों ही चीजें दी जा सकती हैं। However, he shall not be criminally liable if he proves that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe that it was true. अब जैसा कि डिफेंस मैंने आपको ओमिशन में भी बताया कि ओमिशन में भी जो है एक डिफेंस लिया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी मिस स्टेटमेंट के दौरान भी वो एक डिफेंस ले सकता है कि उसे पता नहीं था कि जो वो स्टेटमेंट वो लिख रहा है वो गलत है, या फिर उसे खुद में एक विश्वास था कि जो वो स्टेटमेंट लिख रहा है वो सही है। अब यहाँ पे भी एक सिंपल ये चीज बोल देना विल नॉट बी सफिशिएंट, ही हैज टू प्रूव कि जो वो स्टेटमेंट लिख रहा है उसे विश्वास था कि वो सही है, मतलब उसके पीछे उसका एक कोई ठोस कारण था जिससे उसे लगा कि वो जो स्टेटमेंट वो मेंशन कर रहा है प्रोस्पेक्टस में वो सही है। और अगर वो ये कह रहा है कि उसे पता नहीं था कि वो स्टेटमेंट गलत है, तो उसने पूरी कोशिश की हो, पूरी ड्यू डिलीजेंस दिखाई हो, जिससे कि उसे लगा कि हाँ वो स्टेटमेंट गलत नहीं है और वो एक सही स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनी है, इसलिए उसने वो लिखी है। उसे ये सारी चीजें शो करनी पड़ेगी, तब उसको यहाँ पे भी डिफेंस मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिविल पनिशमेंट की अगर बात करें फॉर मिसस्टेटमेंट्स की, तो सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एवरी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन to the investor for any loss sustained by him due to untrue statement in the prospectus. The liability of the directors or promoters, as the case may be, is joint and several, and they may recover contribution from others who are guilty of misrepresentation. क्रिमिनल पनिशमेंट के साथ यहाँ पे सिविल पनिशमेंट का भी प्रावधान दिया हुआ है। सिविल पनिशमेंट आपको विक्टिम को एक कंपनसेशन ऑफर करता है थ्रू द डिफॉल्टर, और ऐसी स्थिति में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं टुवर्ड्स द शेयरिंग ऑफ लॉस। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत है, जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी मिलेगा, जब एक इंसान डिफॉल्ट करता है तो उसे उन सभी को आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो विक्टिम है, जो मतलब सफरर है, उसको कंपनसेट करना पड़ता है। वही कंट्रीब्यूशन का जो सिद्धांत जो वहाँ मिलेगा, वहीं यहाँ पे भी आपको एक तरीके से मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन के थ्रू, चूंकि सभी डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट और सेवरल है, तो यहाँ पे एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन। एवरी डायरेक्टर, एवरी इंचार्ज ऑफ द कंपनी, एवरी पर्सन हु वाज ऑथराइज्ड एट द टाइम फॉर द इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू कंपनसेट द विक्टिम। आगे बढ़ते हैं। एक और पेनल्टी यहाँ पे आपको मिलेगी, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग टू इन्वेस्ट मनी। अब यहाँ पे मेन चीज तो आ गई, आपने देख लिया कि प्रोस्पेक्टस में आपने कोई चीज लिखना छोड़ दी, प्रोस्पेक्टस में कोई चीज गलत लिख दी फ्रॉड करने के आशय से, या फिर आपने प्रोस्पेक्टस ही गलत इशू किया, मतलब आपने कोई चीज ही ऐसी लिखी वो फ्रॉड इशू ही था, मतलब वो आप रियलिटी में आपको करने की कोई भी आपकी इच्छा नहीं थी, बस आप पैसा ऐंठना चाहते थे पब्लिक से, इसलिए आपने एक गलत इशू ऑफ शेयर्स के नाम से आपने पब्लिक को एक जाल में फंसाने के लिए आपने वो चीज इशू की। तो अगर आप ऐसे फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करेंगे पब्लिक को मनी इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, आइए देखते हैं। सो एज पर सेक्शन 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको पनिशमेंट जो है, इम्प्रिजनमेंट है, वो है अप टू 10 years और फाइन और विद बोथ, जहां पे वेयर अ पर्सन हु ईदर नोइंगली और रेकलेसली हैज मेड अ फॉल्स, deceptive or misleading statement or promises or forecasted or had dishonestly concealed certain material facts to induce another person। अब सिर्फ इतना समझे अगर, तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान से देखना है। knowingly या recklessly,
जानबूझ के या फिर गलती से उसने एक फॉल्स, डिसेप्टिंग या मिसलीडिंग स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस फोरकास्ट किया है। और यहाँ पे एक और शब्द है डिसऑनेस्टली कंसील्ड, यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना भी जरूरी है यहाँ पे। और क्या किया उसने? Induced another person to enter into any agreement for acquiring, disposing of, subscribing for or underwriting shares or debentures। और दूसरी चीज, any agreement with the purpose of securing a profit to any of the parties from the income of shares or debentures or by reference to fluctuations in the value of shares or debentures। तो इसी टॉपिक के साथ इतना जो मैंने आपको समझाया, इस टॉपिक के साथ हम जो प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है उसे ख़त्म करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रोस्पेक्टस का एक ओवरव्यू दिया। प्रोस्पेक्टस जनरल शब्दों में क्या होता है मैंने आपको वो समझाया। कंपनीज एक्ट के अंदर उसकी परिभाषा क्या है मैंने वो भी आपको बताया। कितने तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, प्रोस्पेक्टस का इन जनरल रोल क्या होता है कंपनी में, और अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई गलती करते हैं तो उसकी आपको सज़ा भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी प्रोस्पेक्टस के बारे में आज की वीडियो में। अब जैसा कि मैं अंत में हर वीडियो में आपको कुछ रेलेवेंट केस लॉस की लिस्ट बताता हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग कि प्रोस्पेक्टस का जो कॉन्सेप्ट है आपको दोनों ही इंडियन केस लॉस एज वेल एज जो बाहर के केस लॉस हैं, फॉरेन केस लॉस हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये सभी केस लॉस प्रोस्पेक्टस के टर्म से रेलेवेंट है। आपको इन्हें एक बार बस मैंने सिंपल शब्दों में केस क्या बोलता है, किस बारे में बोलता है और केस में क्या हेल्ड हुआ, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है। आप बस इसे एक बार पढ़ लें और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। विल मीट अगेन।